हेलो स्टूडेंट्स, O2IS एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है आपके लिए, दैट इज़ डी रॉ सीरीज़ डेली रिवीजन एंड वर्क, जिसके अंदर हम पिछले एक साल के करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं HAS एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी बहुत सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर लिया है। जिसने नहीं देखा है वो जाकर देख सकते हैं। तो आज हमारा समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस का लेक्चर नंबर 4 है। इसके पहले भी 3 लेक्चर इसके ऑलरेडी हो चुके हैं। जिसने नहीं देखे हैं वो जाकर देख सकते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2IS एकेडमी की ऐप को जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको HPS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ 2022 के नाम से एक कोर्स मिल जाएगा, जिसके कंटेंट सेक्शन में आपको फ्री रिसोर्सेज के अंदर करंट अफेयर्स की PDFs मिल जाएगी। इसके अलावा जो भी बच्चे आने वाले HAS एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमने एक फाउंडेशन बैच को लॉन्च किया है, जिसके अंदर हम अलग अलग सब्जेक्ट्स को कवर करवाते हैं। इसके अलावा स्टेट स्पेसिफिक GK को भी कवर करवाया जाता है। तो एक बार जाकर आप इसको एक बार एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की सबसे पहली न्यूज़ से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिसेंटली 48th G7 समिट को कंडक्ट करवाया गया, जो कि जर्मनी ने होस्ट करी थी। ऐसे तो जो G7 समिट है उसके अंदर इस ग्रुप के अंदर सिर्फ 7 कंट्रीज़ हैं, लेकिन यहाँ पे जब भी समिट होती हैं तो और भी अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं वो पार्टिसिपेट कर लेती हैं। जैसे कि जब जर्मनी ने इसको होस्ट करवाया तो इन्होंने इंडिया को भी एक तरह से इन्वाइट किया। इंडिया के अलावा इन्होंने और भी कंट्रीज़ को इस G7 समिट के अंदर इन्वाइट किया। अगर मैं G7 ग्रुप के बारे में यहाँ पर बात करूँ तो 1975 में ये एक ग्रुप बना था, जिसके अंदर टोटल 7 कंट्रीज़ हैं। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? तो यूरोप की यहाँ पर 4 कंट्रीज़ हैं, दैट इज़ UK हो गया, फ्रांस, जर्मनी एंड इटली। देन इज़ एक जापान है, उसके बाद कनाडा एंड USA भी है। तो आपने ये सातों की 7 कंट्रीज़ को याद रखना है। इसके अलावा इन ग्रुप का मकसद बेसिकली यही होता है कि अभी जो भी ग्लोबल इशू चल रहा है उसके ऊपर ये जो भी सबमिट करते हैं उसके रिगार्डिंग ये बात करते हैं, उन इश्यूज़ के रिगार्डिंग ही ये बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो अभी रिसेंटली G7 समिट को कंडक्ट करवाया गया था, इसके अंदर अलग अलग इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया गया है। सबसे पहली बार इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है PGII, दैट इज़ पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। अब इस इनिशिएटिव के अंदर होगा क्या कि ये जो कंट्रीज़ हैं इन्होंने मिलकर कुछ फंड्स को मोबिलाइज़ किया है, ताकि ये जो फंड्स हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ और जो आपकी मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं उनके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए यूटिलाइज़ किया जा सके। इवन यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको काउंटरैक्ट करने के लिए इसी इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। इसके अलावा भी USA ने यहाँ पर 2021 में एक इनिशिएटिव बताया था जिसका नाम है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। तो इसी इनिशिएटिव के लिए बताया जा रहा है कि PGII भी B3W के अंडर ही लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कुछ कंट्रीज़ ने यहाँ पर मिलकर एक इनिशिएटिव को लॉन्च किया है जिसका नाम है पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक। इसके अंदर टोटल 5 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने मिलकर इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? स्पेशली आपको पैसिफिक ओशन के आसपास वाली कंट्रीज़ मिलेंगी, लेकिन इसके अंदर एक UK भी इंक्लूडेड है। कौन कौन सी कंट्रीज़ है? US है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है और जापान है। तो यहाँ पर ये देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड USA। इसके अलावा UK भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो ये 5 कंट्रीज़ ने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। इसके अलावा इस इनिशिएटिव को क्यों लॉन्च किया गया है? तो जितने भी स्मॉल आइलैंड नेशंस हैं उनके साथ कनेक्टिविटी बनाने के लिए इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि चाइना की अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं स्मॉल आइलैंड नेशन पे अपना बेस बनाने के लिए, तो उन सारी एक्टिविटीज़ को काउंटरैक्ट करने के लिए ही इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रिसेंटली 24th एशियान एंड इंडिया सीनियर ऑफिशियल मीटिंग को कंडक्ट करवाया गया, जो कि न्यू दिल्ली के अंदर कंडक्ट करवाई गई। अब अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर हुआ क्या है, तो हमारे इंडिया के और एशियान कंट्रीज़ के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनकी यहाँ पर मीटिंग करवाई गई। और इस मीटिंग के अंदर, क्योंकि आप जानते ही हैं कि हमारे एशियान कंट्रीज़ के साथ टोटल 30 साल पूरे हो चुके हैं, तो एक तरह से जितने भी इश्यूज़ आ रहे हैं उसके रिगार्डिंग बात करने के लिए इस मीटिंग को कंडक्ट करवाया गया। अगर मैं एशियान कंट्रीज़ की बात करूं तो इसके अंदर टोटल 10 कंट्रीज़ हैं जो कि आपको साउथ ईस्ट एशिया वाले रीजन में देखने को मिलेगी। वो 10 की 10 कंट्रीज़ आपको याद होनी चाहिए। कौन कौन सी हैं? पहले तो ये सारी कंट्रीज़ आएंगी, जैसे म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया एंड वियतनाम। इसके अलावा इंडोनेशिया और मलेशिया हो गया, यहाँ पर सिंगापुर, ब्रूनी एंड फिलीपींस। तो ये 10 की 10 कंट्रीज़ जो हैं वो एशियन ग्रुप के अंदर आती हैं। अगर एशियन ग्रुप के बारे में बात करूँ तो ये 1967 के अंदर ग्रुप बना था, जो कि बैंकॉक में बनाया गया था, थाईलैंड के अंदर।
और इसीलिए इसको बैंकॉक डेक्लेरेशन भी बोल दिया जाता है। लेकिन उस टाइम पे सिर्फ कुछ ही कंट्रीज़ ने मिलकर इस ग्रुप को बनाया था, जैसे कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं ये, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं, रिसेंटली वो स्मॉल आइलैंड नेशंस विजिट करने गए ताकि वो उनसे कुछ ना कुछ डील कर सकें। लेकिन अल्टीमेटली जितने भी स्मॉल आइलैंड नेशंस हैं उन्होंने चाइना के साथ कोई भी पैक्ट को साइन नहीं किया है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे स्मॉल आइलैंड कंट्रीज़ के बारे में, जो कि आपको ज़्यादातर जो आपका पैसिफिक ओशन है उस रीजन के अंदर देखने को मिलेगी, बेसिकली जहाँ पे चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने विजिट किया है, मैं उन स्मॉल आइलैंड नेशंस की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर अलग अलग ग्रुप्स देखने को आपको मिलेंगे, दैट इज़ मेलेनेशिया, माइक्रोनेशिया एंड पॉलिनेशिया। इन तीनों के अंदर अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं वो लाई करती हैं। आपने इसके बारे में ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि पॉलिनेशिया के अंदर कौन कौन से आइलैंड्स आते हैं। तो कौन कौन से आते हैं, जैसे कुक आइलैंड हो गया, टोंगा हो गया, टुवालू हो गया, किरीबाती हो गया। देन इज माइक्रोनेशिया के अंदर मार्शल आइलैंड हो गया, मेरियाना आइलैंड हो गया। देन इज मेलेनेशिया आइलैंड के अंदर आपको अलग अलग मिलेंगे, जैसे सोलोमन आइलैंड्स हो गया, वेनुआता आइलैंड हो गया, देन इज फिजी आइलैंड हो गया, न्यू कैलिडोनिया आइलैंड हो गया। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रिसेंटली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट करवाया गया। अब अगर मैं बात करूं कि इस कॉन्फ्रेंस के अंदर हुआ क्या, तो जितने भी ट्रेड से रिलेटेड इश्यूज थे उन सारे इश्यूज को ध्यान में रखते हुए अलग अलग पैक्ट्स वगैरह और डील्स वगैरह को साइन किया गया। अगर मैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करूं तो ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो भी ग्लोबली ट्रेड हो रहा है उसको रेगुलेट करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन ध्यान देती है। इससे पहले बेसिकली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन गैट की एक सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन है। अब अगर मैं गैट के बारे में बात करूं तो दैट इज जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। दैट मीन्स ग्लोबली जितना भी ट्रेड वगैरह हो रहा है उस ट्रेड के अंदर कितने टैरिफ्स वगैरह लगने चाहिए, उन सब चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए ये एक एग्रीमेंट था। तो धीरे धीरे इस एग्रीमेंट के अंदर धीरे धीरे चेंजेस आते गए और अल्टीमेटली एक यूरुगे राउंड चला था। यूरुगे राउंड के अंदर जो कि 1986 से लेकर 1994 तक चला था और अल्टीमेटली 1995 के अंदर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बन गई, जिसका कि जो हेडक्वार्टर्स है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर लोकेटेड है। आपने ध्यान में रखना है इसके अंदर टोटल कंट्रीज कितनी हैं, तो 164 मेंबर कंट्रीज इसका पार्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रिसेंटली एक मंथली वेबिनार कंडक्ट करवाया गया जो कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के लिए कंडक्ट करवाया गया। ये 6th एडिशन ऑफ वेबिनार था। अगर मैं इस वेबिनार के बारे में बात करूं तो यहाँ पर इसका एक नाम रखा गया था और उसकी एक पर्टिकुलर थीम थी। नाम क्या था इसका, इग्नाइटिंग यंग माइंड्स एंड रिजुविनेटिंग रिवर्स। दैट मीन्स हमने लोगों को, जो यूथ है उनको बताना है और अल्टीमेटली जो भी रिवर्स हैं उसको रिजुविनेट करना है, मतलब उनकी साफ सफाई वगैरह करनी है, उनको दोबारा से रिकवर करना है। जितनी भी उन रिवर्स के अंदर पोल्यूशन हो चुकी है उन सब चीज़ों को एक तरह से रिवर्स बैक करना है। तो यहाँ पे इसकी क्या थीम थी, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। और यहाँ पर ये जो मिशन है वो बेसिकली किसने कंडक्ट करवाया गया, या फिर ये जो एडिशन ऑफ वेबिनार है वो जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर ही कंडक्ट करवाया गया। अगर मैं नेशनल गंगा मिशन के बारे में बात करूँ तो 2011 के अंदर लॉन्च हुआ था और एक पर्टिकुलर एक्ट के अंदर रजिस्टर हुआ था, दैट इज सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। और पर्टिकुलर एक मिनिस्ट्री है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, यही इस मिशन को एक तरह से इम्प्लीमेंट करती है और यही इस मिशन को देखती है कि कितना ये इम्प्लीमेंट हो चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रिसेंटली क्वाड समिट कंडक्ट हुई थी जो कि टोक्यो जापान के अंदर कंडक्ट हुई थी। और यहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं क्वाड के अंदर 4 टोटल कंट्रीज़ हैं। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, यूएसए हो गया, जापान हो गया, इंडिया हो गया एंड ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो ये चारों की 4 कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ आई थी ताकि यहाँ पे चाइना की जितनी भी एक्टिविटीज़ है उसको काउंटरएक्ट किया जा सके। स्टार्टिंग में बेसिकली ये जो आइडिया है वो जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे जी ने दिया था, जिनकी अभी रिसेंटली डेथ भी हो चुकी है। तो 2007 के अंदर इन्होंने आइडिया दिया था, लेकिन उसके बाद जो कंट्रीज़ आई थी इसके अंदर चारों की 4, तो बीच में जो कंट्रीज़ हैं वो एक तरह से इसको छोड़कर जा रही थी, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, उन्होंने पुल बैक कर लिया था। इसके अलावा दोबारा से फिर 2017 के अंदर ये सारी की कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ आई और अल्टीमेटली ये जो ग्रुपिंग है ये थोड़ा सक्सेसफुल हो गया। और ये जो मीटिंग थी इनकी सबसे पहली इन पर्सन मीटिंग थी, इससे पहले सिर्फ वर्चुअल मीटिंग्स ही कंडक्ट करवाई गई हैं। अब जो क्वाड समिट हुआ था उसके अंदर भी अलग अलग इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया गया, जैसे कि सबसे पहला इनिशिएटिव है इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव के अंदर जो इंडो पैसिफिक वाला रीजन है उसके अंदर मैरीटाइम सर्विलेंस करवाया जाएगा और ये जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको एक दूसरी कंट्रीज के साथ शेयर किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर जो अलग अलग शिप्स होती हैं
हैं जो कि डार्क शिप्स के अंदर इन्वॉल्व होती हैं, दैट मीन्स अपने सेंसर्स वगैरह को ये बंद कर लेती हैं ताकि उनको कोई डिटेक्ट ना कर सके, और इलीगल एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करवाती हैं। तो उन सब एक्टिविटीज़ को चेक करने के लिए ही इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है, और ताकि ये जो इनिशिएटिव है इसके अंदर जो कंट्रीज़ हैं एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन को भी शेयर करेंगे जो भी मैरीटाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं। और अल्टीमेटली ये इनिशिएटिव इसलिए भी लॉन्च किया गया है क्योंकि यहाँ पे इंडो पैसिफिक वाले रीजन में चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा है, और उसको अल्टीमेटली काउंटरैक्ट करने के लिए भी इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्वाड समिट के अंदर ही एक यूएस लेड इनिशिएटिव था जिसका नाम है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। इस इनिशिएटिव को भी यूएसए ने लॉन्च किया है, और यहाँ पर बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं इस इनिशिएटिव का पार्ट बन चुकी हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड की 40% जो जीडीपी है वो इस ग्रुप के अंदर इंक्लूड हो चुकी है। दैट मीन्स यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ ने इस पैक्ट को एक तरह से साइन कर दिया है। अगर मैं बात करूं तो ये किस चीज़ के लिए बनाया गया है, तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि हम 4 चीज़ों के ऊपर फोकस करने वाले हैं। कौन कौन सी? सबसे पहली ट्रेड, देन इज अ सप्लाई चेन्स, क्लीन एनर्जी, डीकार्बनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, और अगला है आपका टैक्स एंड एंटी करप्शन। तो ये जो इनिशिएटिव है इन चारों की चारों चीज़ों पे ध्यान देने के लिए लॉन्च किया गया है अल्टीमेटली, ताकि यहाँ पे चाइना की भी जो एक्टिविटीज़ है इंडो पैसिफिक वाले रीजन में उसको भी काउंटरैक्ट किया जा सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर टोटल 5 कंट्रीज़ हैं, दैट इज़ ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो इनके इन्वायरमेंट मिनिस्टर की अभी रिसेंटली मीटिंग हुई थी जो कि अपने एडिशन की 8th मीटिंग थी। अब अगर मैं इस मीटिंग के बारे में बात करूं तो इस मीटिंग को चाइना ने होस्ट किया था। इसके अलावा बाकी जो सारी कंट्रीज़ हैं उन्होंने वर्चुअली इस मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट किया है। अगर मैं ब्रिक्स के बारे में बात करूं तो एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम है जिम ओनिल। 2001 के अंदर इन्होंने बताया कि ये जो कंट्रीज़ हैं थोड़ी इमर्जिंग कंट्रीज़ हैं, इनकी जो इकोनॉमी है थोड़ी अच्छी इकोनॉमी है और इमर्जिंग इकोनॉमी है। तो यहाँ पे इन सारी कंट्रीज़ ने मिलकर एक ग्रुप बना दिया, और अल्टीमेटली 2010 के अंदर साउथ अफ्रीका ने भी ज्वाइन कर लिया। इसके अलावा ब्रिक्स की यहाँ पर अलग अलग मीटिंग्स होती रहती है, कभी फॉरेन मिनिस्टर की होगी, कभी इन्वायरमेंट मिनिस्टर की होगी। ब्रिक्स की अगर मैं कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करूँ तो 2014 के अंदर यहाँ पे ब्राज़ील फोर्टेलेजा के अंदर एक तरह से इनिशिएटिव लिया गया था जिसके अंदर एक बैंक को बनाया गया, दैट इज़ न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका की जो हेडक्वार्टर्स है वो शंघाई चाइना के अंदर लोकेटेड है। तो आपने ब्रिक्स के बारे में इन सब चीज़ों के ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के 75th सेशन के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर डिजीज़ से रिलेटेड हर एक चीज़ को एक तरह से रेगुलेट करती है। कौन सी डिजीज़ है, कौन सा पेंडेमिक चल रहा है, कौन सी चीज़ एंडेमिक है, कौन सी चीज़, एक तरह से इन सारी चीज़ों को देखने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। तो उनकी भी मीटिंग्स वगैरह होती रहती है जिसको हम जान रहे हैं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के नाम से। रिसेंटली इसका 75th एडिशन हुआ था जो कि उसके हेडक्वार्टर्स जिनेवा के अंदर ही एक तरह से कंडक्ट करवाया गया। इस वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की जो थीम है दैट वाज हेल्थ फॉर पीस, पीस फॉर हेल्थ। तो ये इसकी थीम थी, और ख़ास बात इस मीटिंग की ये है कि यहाँ पर अवार्ड्स भी दिए गए, और इंडिया को यहाँ पर 6 अवार्ड्स मिले हैं जो कि आशा वर्कर्स को दिए गए हैं। तो आपने इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है। इन अवार्ड्स का नाम है ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड। दैट मीन्स जैसे कि आप जानते हैं हमारी कंट्री के अंदर जो आशा वर्कर्स हैं जो एक तरह से घर घर जाकर हेल्प करती हैं और एक तरह से जितनी भी डिजीज़ से रिलेटेड चीज़ें हैं उनके रिगार्डिंग लोगों को हेल्प करती हैं, तो उन आशा वर्कर्स के काम के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है 75th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की मीटिंग के अंदर। तो आई होप आपको यहाँ तक समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस के बारे में समझ में आया होगा। तो यहाँ पर समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस आपकी पूरी कंप्लीट हो गई हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट से शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।